एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद जेके। तो बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, तो हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आज उस कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का लेक्चर 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो आज के फॉर्म में है वो आया है, कैसे कैसे अपना पॉलिटिकल सिस्टम चला है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था इंडिया में। तो पहले उसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो देखते हैं कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स जिनकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन का अभी का फ्रेमवर्क है वो आया है। सबसे पहले ब्रिटिश, आप सभी जानते हैं, इंडिया में आए 1600। पहले वो ट्रेडर्स बन के आए थे इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर धीरे धीरे उस समय मुगल्स का रूल था। 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको ट्रेडिंग राइट्स मिले। उसके बाद उनको दीवानी मिल गई बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की। दीवानी मतलब क्या होता है कि रेवेन्यू और सिविल जस्टिस का राइट्स मिल गया। फिर अब आप सभी जानते हैं 1857 में पहली स्वतंत्रता क्रांति हुई जिसे सिपोही म्यूटिनी बोलते हैं। और 1858 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने चार्ज ले लिया इंडिया की गवर्नेंस का। अभी तक कंपनी रूल कर रही थी, और ड्यूरिंग कंपनी रूल एंड ब्रिटिश क्राउन रूल बहुत सारे चेंजेस भी हुए, अमेंडमेंट्स भी हुए, जिससे गवर्नेंस रन की जाती थी इंडिया में। और जिन रूल्स और उन सब में अमेंडमेंट्स हुए और धीरे धीरे करके हमारा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म हुआ। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जिन्होंने डिमांड की थी वो एम एन रॉय थे। ये कम्युनिस्ट थे और पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं इनको। तो चलिए कुछ सीरीज़ को डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क हुआ है और कैसे उस समय पर गवर्नेंस चलती थी इंडिया में। तो सबसे पहला था कंपनी रूल, जो कि चला 1773 से 1858 तक। कंपनी रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी जैसा इंडिया में। तो सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये पहली स्टेप थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इट्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को संभालने के लिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को डिफाइन किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। इन्होंने सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया, और ऐसा फर्स्ट सच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ही इज़ लॉर्ड वारन हेस्टिंग। और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट बना दिया, मतलब वो उसके अंडर में काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ 1774 में, और प्राइवेट ट्रेड को प्रोहिबिट कर दिया कि मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल है वो कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया। ये एक गवर्निंग बॉडी थी जो कि जिनके पास रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के राइट्स थे संभालने के इंडिया में। देन आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसने जो कंपनी है उसके कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को डिस्टिंग्विश किया, मतलब अलग अलग कर दिया। इन्होंने बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि कमर्शियल अफेयर संभालेगा, और एक नया बोर्ड बनाया जिसको बोले बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ये भी पावर था कि वो सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया उनको भी संभाले। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के कुछ रूल्स थे। फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो अब तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह रहा था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद से रिप्लेस कर दिया, और उसके अंदर सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दिए। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को उनके लेजिस्लेटिव पावर से भी डिप्राइव कर दिया। लॉ लॉज मेड अंडर दिस एक्ट आर कॉल्ड एक्ट्स, प्रीवियसली कॉल्ड रेगुलेशन। पहले जो लॉज बनते थे उनको रेगुलेशंस बोलते थे, अब इन लॉज को एक्ट्स बोलने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई है। पहले वो ट्रेडिंग बॉडी थी, लेकिन अब पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो चुकी थी। और इन्होंने एक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया जिसमें सिविल सर्वेंट्स के अपॉइंटमेंट के लिए ओपन कंपटीशन कराया, मतलब सभी के लिए वो ओपन था, इंडियंस के लिए भी। लेकिन थोड़ा बहुत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपोज किया और ये उस समय पर लागू नहीं हो सका। उसके बाद हमारा आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसने सेपरेट गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, और इसके अंदर 6 मेंबर को भी एडिशन, मतलब 6 मेंबर का और एडिशन किया इस काउंसिल के अंदर। और ये वर्क करते थे एज ए मिनी पार्लियामेंट, लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट, जैसे कि ब्रिटिश का पार्लियामेंट चलता था, है ना, उसी तरीके से ये वर्क करने लगे।
और इन्होंने भी ओपन कंपटीशन सिविल सर्वेंट्स के लिए सजेस्ट किया, और फिर मैकॉले कमेटी बनी जो कि बनी थी 1854 में। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने इट एक्सटेंडेड कंपनी रूल एंड अलाउड टू रिटेन इंडियन पोसेशन ऑफ ब्रिटिश ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। मतलब कि इन्होंने ऐसा बोला कि जो भी कंपनी को बोला कि आप इंडियन पोसेशंस को रन करें, लेकिन किसके अंडर में, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। और जो 6 मेंबर्स थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, 4 मेंबर्स तो अपॉइंट करते थे लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। इट इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी उसमें इन्होंने लोकल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा बढ़ावा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, जैसा कि हमने देखा कि चार्टर एक्ट 1853 के बाद 1857 में स्वतंत्रता की पहली क्रांति हुई, जिसको सिपोही मिटिनी से भी जाना जाता है। और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब इंडिया की जो ब्रिटिश पोसेशन है इंडिया में, उनको रन करने के लिए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट अपना चार्ज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंपनी रूल का एंड होता है और अब आ जाता है क्राउन रूल। तो पहला जो एक्ट आता है इसके अंदर वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो गुड गवर्नेंस के लिए ये एक्ट लाया गया। इसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो डेजिग्नेशन है उसको चेंज करके कर दिया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और पहला ऐसा वाइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इन्होंने डबल गवर्नमेंट जो चलती थी उसको अबोलिश कर दिया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी अबोलिश कर दिया। इन्होंने नई पोस्ट एक क्रिएट की जिसको बोला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और उसके अंदर सारे कंट्रोल दे दिया एडमिनिस्ट्रेशन का। और वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का भी मेंबर है होता। इट इस्टेब्लिश 15 मेंबर काउंसिल एडवाइजरी बॉडी टू असिस्ट सेक्रेटरी। 15 मेंबर्स की एक बॉडी बनाई जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को असिस्ट करेगी। मान लो कोई डिसीजन लेना है तो ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। अगला एक्ट जो आया वो आया फीचर ऑफ एक्ट ऑफ 1861। इनको बोलते थे इंडियन काउंसिल एक्ट। ये सीरीज़ में आए थे 1861 में, 1892 में और 1909 में। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1861 के क्या फीचर्स थे। इट प्रोवाइडेड वाइसरॉय टू अपॉइंट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। मतलब इंडियन, अब जो वाइसरॉय की काउंसिल थी उसमें इंडियन को भी मेंबर बनाया गया, लेकिन वो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। और ऐसे पहले 3 मेंबर थे, राजाओं बनारस, द महाराजाओं पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वाइसरॉय की काउंसिल में। रेस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास। हमने पहले एक्ट्स में पढ़ा था कि बॉम्बे एंड मद्रास के पावर्स बिल्कुल कुछ भी छीन लिए गए थे पिछले एक्ट्स में, लेकिन इस एक्ट में उनको वापस से उनके पावर्स दिए गए। और जो भी वहाँ के, जैसे बॉम्बे और मद्रास के जो भी मैटर्स होते थे उनको कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी दी गई 1937 में। इस्टेब्लिश ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब। अब देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी बंगाल की 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की बनी 1886 में एंड पंजाब की बनी 1897। इट गिव रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया। जैसे अभी हमारे गवर्नमेंट में देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जो विभाग होता है वो एक मंत्री के पास होता है, मिनिस्टर के पास होता है, जैसे जलदाय मंत्री और ऐसे। तो इस समय पर पोर्टफोलियो सिस्टम को भी स्टार्ट किया गया। इट एम्पावर्स वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग एमरजेंसी। मतलब वाइसरॉय को ये पावर दिया गया है कि अगर इमरजेंसी लगती है तो वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। और ऐसे ऑर्डिनेंस की कितने टाइम तक इसकी लिमिट रहेगी, तो वो रहेगी 6 मंथ। ये आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1892। 1861 के बाद एक नया एक काउंसिल एक्ट आया 1892 में। इसने क्या किया, इस एक्ट के थ्रू इन्होंने जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनी थी उसके नंबर्स को बहुत इंक्रीज़ कर दिया। और जो बजट पास होता था उसको पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट वाज गिवन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी पावर, मतलब डिस्कशन ऑफ बजट में भाग लेने का मौका दिया। इट प्रोवाइडेड फॉर नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसने थोड़े नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को और ऐड किया, और किन के रिकमेंडेशन पे, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। एंड इन प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय गवर्नर। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसके रिकमेंडेशन पे मेंबर्स ऐड हो गए, गवर्नर के, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, म्यूनसिपालिटीज़ के, यूनिवर्सिटीज़ के, जमींदार्स के और चैम्बर्स। द बोर्ड्स मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग सम नॉन ऑफिशियल सीट। कुछ नॉन ऑफिशियल सीट्स को फिल करने के लिए उन्होंने इलेक्शन का भी यूज़ किया।
आइए आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसमें एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो इसके नाम से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1909, ये पॉपुलर है मोल्डे मिंटो रिफॉर्म नाम से। इसको मोल्डे मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है इस एक्ट को। तो जो लॉर्ड मोल्डे थे उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। आइए पढ़ते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके क्या क्या फीचर्स थे। इन्होंने जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, काउंसिल थी, उसके जो मेंबर्स हैं उनकी साइज़ को बहुत कंसिडरेबली इंक्रीज़ किया। मतलब जो सेंट्रल काउंसिल थी उसमें 16 मेंबर्स ही थे पहले, अब उनको 60 कर दिया। लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी जो थी उन्होंने इसको मेंटेन रखा, बट अलाउड प्रोविंशियल काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। और प्रोविंशियल जो काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को भी अलाउड किया। ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी मतलब वही है कि जो मेंबर्स हैगे वो ज़्यादा ब्रिटिश वाले होंगे। इट इनलार्जेस फंक्शन ऑफ काउंसिल, एग्जाम्पल कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मूव रिजोल्यूशन ऑन बिल। ये थोड़े उन्होंने पावर्स दिए काउंसिल को। और इंडियंस को भी एसोसिएट किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर और वाइसरॉय की। और ऐसे पहले मेंबर जो कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए इंडियन, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही वॉज अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर। इट इंट्रोड्यूस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, लॉर्ड मिंटो नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल। इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट किया, मतलब कि अगर कोई मुस्लिम मेंबर है और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ रहा है तो उनको जो वोट है वो मुस्लिम्स ही करेंगे, सिख मेंबर है तो सिख ही वोट करेंगे। तो इन्होंने ऐसे कम्युनल एंगल को बहुत प्रमोट किया, और लॉर्ड मिंटो इसीलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल कहलाते हैं। इट ऑल्सो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार्स। और इन्होंने ये जो तीन होते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए या जमींदार हो गए या यूनिवर्सिटीज़ होगी, इनके रिप्रेजेंटेशन को भी कंसिडरेशन में रखा। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसको बोलते हैं मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटागू उस समय के सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे और चैम्सफोर्ड वाइसरॉय थे। इन्होंने सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया, कि मतलब सेंट्रल अपने सब्जेक्ट से डील करेगा और प्रोविंस जो हो गए वो अपने सब्जेक्ट्स पे डील करेगा। और फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी इन्होंने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो तो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट करता था अपने मिनिस्टर्स के साथ, और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिलके डिसीजन लेता था, और इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो समझे, यहाँ पर एक सिस्टम हो गया जिसको बोलते हैं डायरकी या फिर डबल गवर्नेंस, और ये बहुत ही अनसक्सेसफुल रहा था। लेकिन इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते भी है कि किस एक्ट में डायरकी को बनाया गया। तो फिर इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन और बाई कैमरलिज्म भी इस एक्ट में आ गया था। बाई कैमरलिज्म मतलब अपर हाउस जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। इट रिक्वायर्ड 3 of 6 मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय टू बी इंडियन। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी वाइसरॉय की जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं उसमें से 3 अब इंडियन होना ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख्स, इंडियंस, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन। इन्होंने भी कम्युनल इलेक्टोरेट को प्रमोट किया। आइए आगे पढ़ते हैं। इन्होंने जो 10% फ्रेंचाइजी ग्रांट की कि कौन कौन वोट कर सकता है, और वो किस बेसिस पे हुई, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, टैक्स की बेसिस पे और एजुकेशन की बेसिस पे। इन्होंने एक नया ऑफिस लिया है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का, जो कि लंदन में उनका ऑफिस रहता था, और उसके कुछ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के कुछ फंक्शंस उनको दे दिए गए। सेंट्रल पब्लिक कमीशन इस्टाब्लिश की रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट के लिए, और ये कब इस्टाब्लिश हुई थी, 1926 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया, और प्रोविंस को ये पावर दिया कि वो अपने बजट को इनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोविंस में। इट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेचुरी कमीशन, और इन्होंने ये लास्ट प्रोविज़न किया कि ये जो एक्ट है इसमें कैसे चेंजेस ला सकते हैं, या इस एक्ट का जो पास किया इससे इंडियन गवर्नमेंट्स में क्या फ़ायदा हुआ, उसके लिए कमीशन बनेगी 10 साल बाद। और उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। 10 साल बाद तो नहीं, लेकिन वो कमीशन 2 साल पहले ही बन गई। तो देखिए साइमन कमीशन आप सभी ने नाम सुना होगा कि बहुत सारे विरोध भी हुए, बहुत सारे हमारे लीडर्स ने साइमन कमीशन का विरोध किया, इंडिया की सभी पार्टीज़ ने साइमन कमीशन का विरोध किया। तो उस साइमन कमीशन क्या थी और वो विरोध क्यों था, आइए देखते हैं। तो साइमन कमीशन बनी 1927 में, 2 साल पहले। इट वॉज ए 7 मेंबर बॉडी, इसके टोटल 7 मेंबर थे, और जॉन साइमन इसका चेयरमैन था। तो सभी पार्टीज़ ने इसको बॉयकॉट किया। उसके रीज़न क्या थे, क्योंकि इसके सारे जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिश थे, और एजिटेशंस हुए बहुत सारे, हमने मूवीज़ में भी देखा है। और लाला लाजपत राय जी की
इसी एजिटेशन में डेथ हो गई थी। रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन, जब ये कमीशन फिर बना है तो इसने स्टडी किया और कुछ रिकमेंडेशन दिए। एक तो अबिलिशन ऑफ, ये स्टार्च ही लिखा गया है पर डायर की है यहाँ पर, मतलब जो डायर की सिस्टम जो हमने पहले पढ़ा कि प्रोविंसेस में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, तो उसको अबोलिश कर दिया गया। लेकिन इन्होंने ये रिकमेंड किया कि कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करेंगे। और फिर इन्होंने वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वॉज सबमिटेड। इनकी सारी रिपोर्ट्स बना के इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये सबमिट किया। फिर देखिए वो सब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंसिडरेशन में लिया और फिर एक नई गवर्नेंस के लिए, अच्छी गवर्नेंस के लिए इंडिया में एक और एक्ट लाया गया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका 80 से 70%, 70 to 80% पार्ट इसी एक्ट के थ्रू लिया गया है। और बहुत सारे जो इसके अंदर सेक्शंस थे, एक्ट्स थे, वो हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिलते जुलते हैं। तो उस समय पे इसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। इसने इट ऑप्ट फॉर 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर। इन्होंने 3 लिस्ट में डिवाइड किए सारे सब्जेक्ट को कि सेंटर के पास क्या पावर रहेगी। तो सेंटर की लिस्ट को बोला फेडरल लिस्ट, प्रोविंसेस की लिस्ट को बोला प्रोविंशियल लिस्ट, और ऐसे सब्जेक्ट जिस पे दोनों सेंटर और प्रोविंस दोनों डिसाइड कर सकते हैं उनको बोला कॉन्करेंट लिस्ट। अबोलिश डायर की इन प्रोविंसेस, यहाँ पर इन्होंने डायर की को अबोलिश कर दिया। ऑल्सो अडोप्शन ऑफ डायर की एट सेंटर, इन्होंने यहाँ पर डायर की को सेंटर पे अडोप्ट किया। फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्ट था वो आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। जैसा कि हम सभी जानते हैं कितने स्ट्रगल के बाद फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को। और हम सभी जानते हैं उससे पहले हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ और जो पार्टीशन प्लान था वो फॉरवर्ड किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ऑन 3 जून 1947। और उस समय पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर था उनका नाम था क्लेमेंट एटली। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश रूल को एंड किया गया और इंडिया को डिक्लेयर किया गया इंडिपेंडेंट एंड सॉवरिन। पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ जिसमें 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बने, इंडिया एंड पाकिस्तान। वाइसरॉय के ऑफिस को अबोलिश किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर दी गई कि वो अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री का, इंडिया और पाकिस्तान का पाकिस्तान, अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकते हैं। प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया गया या तो वो इंडिया को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को ज्वाइन करे या फिर फ्री रहे। एंड फाइनली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 पावर वर ट्रांसफर टू इंडिपेंडेंट यूनियन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया एंड फाइनली वी गॉट अवर इंडिपेंडेंस। तो ये देखिए ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जिसने आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क की जो बेस है उसको तैयार किया। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मीटिंग्स की, कैसे जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, क्या क्या स्ट्रगल रहा 1946 से लेके 1950 तक, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो आज के वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन दीजिए ताकि हम ऐसी सीरीज़ और ऐसे लेक्चर्स लाते रहें। और आपके स्टडीज़ के लिए भी, एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक यू सो मच एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।